1 सितंबर से भारत में आम नागरिक के दैनिक जीवन से 4 बड़ी व्यवस्थाएं बदलने जा रही हैं। एक तरफ जहां घर की रसोई में पाइप वाली सस्ती गैस यानी पीएनजी तेजी से पहुंचाने के लिए सरकार ने नई योजना को हरी झंडी दिखा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स पर अब फिजिकल बोर्डिंग पास पर मुहर लगने का झंझट खत्म होने जा रहा है। इसके साथ ही शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी नॉमिनेशन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। 1 सितंबर से आपका घर, आपकी यात्रा और आपका निवेश कैसे प्रभावित होने वाला है, कैसे बदलने वाला है, चलिए इसे आसान भाषा में आपको समझाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बेहद काम का है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, 1 सितंबर से आपकी जेब, आपकी रसोई और आपकी विदेश यात्रा सहित जीएसटी से जुड़े नियमों में बड़े और अहम बदलाव होने जा रहे हैं। पहला बदलाव आपके निवेश से जुड़ा हुआ है। अगर आपका डीमेट अकाउंट या फिर म्यूचुअल फंड फोलियो है तो अब नॉमिनेशन को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतने की तैयारी की जा रही है। दूसरा बदलाव देश की रसोई गैस व्यवस्था यानी कि पीएनजी को लेकर के है, जहां सरकार ने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज पेश किया है। और तीसरा बदलाव उन सभी लोगों के लिए है जो विदेश यात्रा करने वाले हैं। एयरपोर्ट्स पर दरअसल इमिग्रेशन क्लियरेंस अब पूरी तरीके से पेपरलेस होने की आगे की तरफ बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है। चौथा बदलाव जो होगा वो है बेहद महत्वपूर्ण। आज के इस वीडियो में हम इन बदलावों का पूरा विश्लेषण करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या एक्शन लेना है और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। शुरुआत करते हैं सबसे ज़रूरी और वित्तीय नियम से, यानी कि सेबी से। सिंगल होल्डर डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए नॉमिनेशन नियमों को पूरी तरीके से अनिवार्य और स्पष्ट कर दिया गया। अब क्या बदलेगा, अब वो समझिए। 1 सितंबर से कोई भी निवेशक सिंगल होल्डर खाते में नॉमिनेशन के कॉलम को खाली या अधूरा नहीं छोड़ पाएगा। आपके पास केवल 2 ही विकल्प होंगे। या तो आप अपने नॉमिनी को पूरी जानकारी दर्ज कर दीजिए वहां पर, उसे भी अपडेट कीजिए, या फिर निर्धारित घोषणा पत्र जमा करके औपचारिक रूप से नॉमिनेशन से ऑप्ट आउट कर लीजिए। नॉमिनी कैसे जोड़े और कितनी छूट होगी, अब वो समझिए। एक निवेशक अधिकतम 3 नॉमिनी चुन सकता है और अपनी संपत्ति का जैसे 50%, 25% उनके बीच में डिवाइड कर सकता है। अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको अपने ब्रोकर, बैंक या म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म के पोर्टल पर लॉगिन करके नॉमिनेशन सेक्शन में जाकर ऑप्ट आउट का विकल्प वहां पर चुनना होगा। ये अब विकल्प आपको मिलने जा रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप वहाँ पर डिजिटल साइन कर दीजिए या फिर ओटीपी के जरिए अपनी पुष्टि कर दीजिए वहाँ पर कि आपका ही वो अकाउंट है। अब जॉइंट अकाउंट्स के लिए क्या नियम है ये भी ध्यान से सुनिए। देखिए, संयुक्त रूप से रखे गए डीमेट या म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनेशन अभी भी वैकल्पिक रहेगा, लेकिन अगर जॉइंट खाते में कोई नॉमिनी जोड़ना या बदलना है तो सभी जॉइंट होल्डर्स की सहमति अनिवार्य होगी। अगर नॉमिनी दर्ज नहीं है तो क्या होगा, आप अब ये सोच रहे होंगे। देखिए, अगर किसी धारक की मृत्यु हो जाती है, नॉमिनी तय नहीं होता है तब तक, तो संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों को सिक्योरिटीज ट्रांसमिशन के जरिए ट्रांसफर कर दी जाएगी। सेबी ने इस प्रक्रिया को आसान बनाते हुए छोटे दावों के लिए क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग की सुविधा भी दी है। फिजिकल होल्डिंग के लिए 10,000 तक, डीमेट होल्डिंग के लिए 30,000 तक के मामलों में सरल डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया निपटारा होगा। कानूनी विवादों और लंबी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए 1 सितंबर से पहले अपने ब्रोकर, ऐप या कैप्स कार्रवाई अब बढ़ते हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा बदलाव क्या है वो ध्यान दीजिए। आपकी रसोई और स्वच्छ ईंधन, सरकार ने देश भर में घरेलू पीएनजी जो होती है पाइप नेचुरल गैस के नेटवर्क को तेजी से सक्रिय करने के लिए 1 सितंबर से एक नई प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। योजना का मुख्य मकसद क्या होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देश में फिलहाल देखिए लगभग 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। कई जगहों पर पाइपलाइन और मीटर तो लग चुके हैं, लेकिन कनेक्शन चालू नहीं हुआ है। सरकार चाहती है कि लोग पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर से आगे बढ़ें, सुरक्षित और आधुनिक पाइपलाइन गैस प्रणाली को वो अपना लें। इस योजना के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को हर नए एक्टिव कनेक्शन पर सरकार की ओर से 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सस्ती घरेलू एपीएम गैस का अतिरिक्त कोटा दिया जाएगा। अभी तक कंपनियों को भारी मांग पूरी करने के लिए विदेशों से एलएनजी आयात करनी पड़ती थी। अब घरेलू सस्ती गैस मिलने से कंपनियों की लागत में भारी गिरावट आएगी। सरकार के अनुमान के अनुसार कंपनियों की जिस लागत की रिकवरी पहले 10 साल में होती थी वह अब मात्र 3 साल में हो जाएगी, जिससे वे नए रिहायशी इलाकों में तेजी से पाइपलाइन बिछाएंगे। सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का झंझट खत्म होने को लेकर के इस पर कदम बढ़ता हुआ माना जा रहा है। रिफिल बुक करने की चिंता नहीं रहेगी, ना डिलीवरी का इंतजार आपको करना पड़ेगा। जितना इस्तेमाल
उतना ही आपका बिल आएगा, ये माना जा रहा है। पानी और बिजली की तरह मीटर रीडिंग के आधार पर वास्तविक उपयोग का आपको भुगतान करना होगा। सुरक्षा ज़्यादा बढ़ेगी, ये माना जा रहा। देखिए, पीएनजी हवा से हल्की होती है। अगर किसी कारणवश लीकेज भी हो तो यह तुरंत हवा में ऊपर उठकर घुल जाती है, जिससे आग लगने का जोखिम बहुत कम रहता है। इससे माना जा रहा है कि ये और ज़्यादा सुरक्षित विकल्प रह सकता है। कोई धुआं या प्रदूषण नहीं होता, जिससे घर के अंदर की वायु गुणवत्ता बेहतर रहती है। तीसरा बदलाव उन सभी यात्रियों के लिए बड़ी राहत है जो विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, 1 सितंबर से देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन काउंटर पर फिजिकल बोर्डिंग पास पर मोहर जो है वो लगाने की अनिवार्यता अब खत्म होने जा रही है। पहले क्या था, आप ये सोच रहे होंगे, आप सभी जानते हैं, यात्रियों को चेक इन के बाद फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट कराना होता था, जिस पर इमिग्रेशन अधिकारी मोहर लगाता था। कई बार गलत या हल्की मोहर लगने से आगे बोर्डिंग गेट पर यात्रियों को परेशानी होती थी। अब आप अपने स्मार्टफोन में उपलब्ध ई बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन क्लियरेंस करा सकेंगे, चाहे बोर्डिंग पास एयरलाइन ऐप में हो, पीडीएफ में हो, ईमेल में हो या पूरी तरीके से मान्य होगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या फिजिकल बोर्डिंग पास पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर आपने पहले से बोर्डिंग पास प्रिंट करवा रखा है तो वह भी स्वीकार किया जाएगा, बस उस पर स्टैंप नहीं लगाया जाएगा। यात्रियों के पास डिजिटल और फिजिकल दोनों विकल्प रहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह छूट केवल बोर्डिंग पास के लिए है। आपका मूल पासपोर्ट वीजा प्रक्रिया पहले की तरह ही जरूरी और अपरिवर्तित रहने वाली, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात डिजिटल इमिग्रेशन की ओर भारत के कदम की करते हैं। यह फैसला गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा शुरू किए गए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर्स प्रोग्राम यानी कि FTI TTP की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक ई गेट्स के जरिए बिना किसी कागजी स्टैम्प के पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन करके तुरंत ही इमिग्रेशन क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं या टैक्स प्रोटेक्शनर्स हैं तो 1 सितंबर से GST के अनुपालन नियमों में कुछ बेहद ही ज़रूरी और कड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि चौथा बड़ा बदलाव 1 सितंबर से देखने को मिलेगा। GST काउंसिल और GSTN ने फेक इनवॉइसिंग पर रोक लगाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट को पारदर्शी बनाने के लिए रिटर्न फाइलिंग, बैंक अकाउंट लिंकिंग और इनवॉइस रिपोर्टिंग के नियमों को और ज़्यादा सख्त कर दिया है। अगर आपने समय रहते इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकता है या आपका ई-वे बिल और GSTR1 ब्लॉक भी हो सकता है। तो 1 सितंबर से आपको किन बातों का तुरंत ध्यान रखना होगा, आइए एक बार इसे फटाफट नजर से देख लेते हैं। GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या GSTR1 फाइल करने से पहले जो भी पहले हो, करदाता को अपना वैध बैंक खाता पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। केवल बैंक खाता जोड़ना काफी नहीं होगा, खाते का नाम और पैन कार्ड का नाम GST रिकॉर्ड से 100% यानी 100% मेल खाता होना जरूरी है। अगर समय सीमा के भीतर मान बैंक खाता दर्ज नहीं किया गया तो सिस्टम स्वचालित रूप से आपका GST रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर देगा। इसके साथ ही आपकी आउटवर्ड सप्लाई का विवरण यानी कि GSTR1 या IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने की सुविधा तुरंत रोक दी जाएगी। दूसरा अहम बदलाव इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की प्रक्रिया को लेकर के है। पोर्टल पर उपलब्ध नए सिस्टम के तहत खरीदार को अपने सप्लायर द्वारा अपलोड किए गए इनवॉइस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग मार्क करने की सुविधा दी जा रही है। अब आप केवल उसी ITC का दावा GSTR3B में कर सकेंगे जो आपके GSTR2B में वास्तविक रूप से परिलक्षित होगा। अगर आपके GSTR1 और GSTR3B की टैक्स देनदारी में अंतर पाया जाता है तो रूल 88C या GSTR2B और 3B के ITC में अंतर होता है तो रूल 88D तो पोर्टल से ऑटो जनरेटेड नोटिस आएगा आपको, जिसका समाधान किए बिना अगला रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तीसरा बदलाव ई इनवॉइसिंग और रिटर्न फाइलिंग की निरंतरता से जुड़ा हुआ है। IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर तय टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इनवॉइस जारी होने की तारीख से निश्चित दिनों के भीतर इनवॉइस रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है। बैक डेटेड या फिर ई इनवॉइसिंग पर रोक कड़े स्तर पर लागू रहेगी। अगर आपने पिछले टैक्स पीरियड का GSTR3B फाइल नहीं किया है तो सिस्टम आपको अगले महीने की GSTR1 फाइल करने की अनुमति नहीं देगा।
लगातार 2 टैक्स पीरियड तक रिटर्न ना भरने पर आपकी ई वे बिल जनरेशन सुविधा पूरी तरीके से फ्रीज कर दी जाएगी। तो आप कारोबार में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचने के लिए इन 3 कदमों का 1 सितंबर से पहले पूरा कर लीजिए। बैंक अकाउंट जरूर चेक करें। जीएसटी पोर्टल पर अपने बैंक खाते की वैलिडेशन स्थिति क्या है ये जांच लीजिए। दूसरा क्या चेक करना है, सप्लायर रिकॉन्सिलेशन का। अपने वेंडर्स के साथ बिलों का मिलान करें ताकि आपका आईटीसी जीएसटीआर 2B में ना छूट जाए। तीसरा क्या ध्यान रखना है, रिटर्न पेंडेंसी आपकी खत्म ना हो जाए। किसी भी पिछले महीने का रिटर्न पेंडिंग ना रखें ताकि ई वे बिल या जीएसटीआर 1 ब्लॉक ना हो। इस जानकारी को अपने अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट और साथी व्यापारियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि किसी को भी पेनल्टी या नोटिस का सामना ना करना पड़े। देखिए, चाहे रसोई में सिलेंडर की बुकिंग का झंझट खत्म करना हो या एयरपोर्ट पर बिना लाइन के ई बोर्डिंग पास से एंट्री पाना, ये बदलाव डिजिटल और आधुनिक भारत की ओर बड़े कदम है। आप इनमें से किस बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं, कमेंट में जरूर बताएं।